हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट prophylactic use of antibiotic, and this is the another lecture in the series of general consideration of antibiotic chapter. Okay, so in this lecture we'll discuss about the prophylaxis use. So first understand what is prophylaxis and what is treatment. Okay, so the particular thing about the prophylaxis is what? Prophylaxis means whenever any kind of disease not caused to us, but we are taking the medicine फॉर प्रिवेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। जैसे कि आप समझिए कोरोना के केस में अभी क्या हुआ है। कोरोना के केस में जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है उन लोगों ने भी क्या यूज़ किया, लाइक दे आर यूजिंग विटामिन सी एज वेल एज जिंक एज वेल एज आइवरमेक्टिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, दे आर टेकिंग इन द प्रिवेंशन। जैसे सब लोगों को आसपास में पड़ोसियों को हो गया और वो उन लोगों के कांटेक्ट में आए तो उसके प्रिवेंशन को लेकर, जबकि उनका टेस्ट नेगेटिव था, फिर भी उन लोगों ने मेडिसिन ली। तो ये क्या था कि कोरोना आने से पहले, मींस एनी काइंड ऑफ डिजीज इज इन्फेक्टिंग यू। ओके, तो उस डिजीज के आने से पहले ही हम अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दें, ताकि जब वायरस अटैक करे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करे तो हमें क्या ना हो, डिजीज होने के चांसेस कम हो। ओके, दिस इज नॉन एज अ प्रोफाइलैक्सिस। ओके, जनरली विटामिन्स के केस में भी ऐसा ही होता है, विटामिन की डिफिशियंसी होती है तब उससे पहले ही जनरली डॉक्टर्स क्या करते हैं, विटामिन्स प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं। सिमिलरली इन सो मेनी डिजीज डॉक्टर्स आर गिविंग प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। ओके, एंड व्हाट अबाउट द treatment means whenever we are suffering from any kind of infection, at that time doctor prescribe medicine for a targeted organism. Okay, डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन अगेंस्ट द टारगेटेड ऑर्गेनिज्म। क्लियर एवरीवन? एंड ये अभी मैंने आपको प्रोफाइलैक्सिस में कोरोना की बात करके समझाया। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट में हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में टारगेट कर रहे थे। बट इन द केस ऑफ प्रोफाइलैक्सिस, सपोज कोई पर्सन, कोई एनजीओ पर्सन है और वो रेगुलरली स्लम एरिया में जाते हैं। ओके, तो उस केस में क्या हो सकता है, स्लम एरिया में जा रहे हैं तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अब स्लम एरिया में देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको इन्फेक्शन हो सकता है। इन दैट केस दे आर टेकिंग सम काइंड ऑफ एंटीबायोटिक लाइक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एज वेल एज सम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट विच कैन डिक्रीज द chances of infection. Okay, so I hope you people are able to understand about the word prophylaxis. Okay, so just understand, we will discuss 3 points in this section. The first one is prophylaxis treatment against a selected organism. ये प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट हम किसके अगेंस्ट में लेते हैं, सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म मींस अ पर्टिकुलर सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म लाइक कोरोना। ओके, जैसे मैंने कोरोना का आपको एग्जांपल दिया, तो वो एक सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म हो गया, उसके अगेंस्ट में हम प्रोफाइलैक्सिस ले रहे हैं। ओके, एंड द अदर केसेस इज प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन जनरल। एक बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और उनके जनरल ही हम क्या करना चाह रहे हैं, काफी सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट में प्रोफाइलैक्सिस लेना चाह रहे हैं। ओके, सो दिस इज द अनदर केस, and the other case is prevention of infection with high risk situation. So this is also a different case where person is in high risk situation like in ICU condition. Okay, so understand one point, that it is not necessary that prophylaxis is every time beneficial. Okay, जरूरी नहीं है कि हमेशा beneficial होगा, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर ये डाउटफुल भी होता है। ओके, फिर भी प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट लेना डिजीज होने से बचने के लिए बेनिफिशियल फैसला है। सो अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट, प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, लाइक वायरसेस हो गया, जैसे स्वाइन फ्लू का वायरस हो गया या कोविड वायरस हो गया, या फिर आप फ्लू का वायरस ले सकते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं लाइक कोलेरा का बैक्टीरिया हो गया, या मलेरिया के लिए पैरासाइट्स हो गए। ओके, सो इन दैट केस वी रिक्वायर प्रोफाइलैक्सिस। तो आप यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिए, इन एग्जाम्पल्स को आप याद कर लीजिए, बिकॉज सो मेनी टाइम एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट which of the following drug is prophylaxis treatment of dash 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 disease. Okay, so I am giving the example each and every cases. The first example of this is rheumatic fever. Okay, so rheumatic fever
is infection. This infection is caused by group A streptococci. Okay, so in that case benzathine penicillin is the drug of choice. Okay, so benzathine penicillin क्या होगा, drug of choice होगा. Okay, एज अ प्रोफाइलैक्सिस. क्लियर एवरीवन. सो यहाँ पर पर्टिकुलरली ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट में अगर ऐसा होता है जहाँ पर कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ हो, उस केस में बेंजाथीन पेनिसिलिन लेना काफ़ी बेनिफिशियल होगा. Then in case of tuberculosis, so sometime what happens, some patient are in the contact of tuberculosis patient like healthcare workers. Okay, as well as for children and HIV cases or susceptible cases. Okay, HIV patient are also a vulnerable one, as well as children's, those who are in contact with the tuberculosis patient. So in that case isoniazid therapy for the 6 months is beneficial prophylaxis therapy, and it is helpful to prevent the infection of tuberculosis. Then next infection about the Mycobacterium avium complex. Okay, Mycobacterium avium complex, this is known as a MAC. So in HIV patient, this kind of infection may occur in the HIV patient. Okay, we will discuss this point in the chapter tuberculosis. Okay, so in HIV patient, and these HIV patient having a low CD4 count, in HIV patient का कैसा काउंट है, लो CD4 काउंट है, तो उस केस में क्या यूज करेंगे, वी आर यूजिंग एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन. वी कैन यूज एजिथ्रो और वी कैन यूज क्लेरिथ्रो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, एंड दिस इज द गुड चॉइस एज अ प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी. ओके एवरीवन. देन if you are talking about the HIV infection, so HIV infection for healthcare person, those healthcare professional like nursing staff, medical staff, paramedical staff, those who are in the contact with the HIV patient, so the healthcare person has a high chance of infections. That's why they are taking what kind of drug? They are taking tenofovir, emtricitabine, or plus minus we can say lopinavir or atazanavir according to the need of the patient. And HIV infected mother's baby and HIV infected mother's baby. So what happened in the case of HIV infected mother baby? The doctor suggesting as a prophylaxis treatment tenofovir. This is the same drug, but this drug efavirenz is changed, and lamivudine. So these are the two other drugs which are used in the case of HIV infected mother's baby. And what kind of drugs are given to the neonate? So we are giving nevirapine syrup. We are giving nevirapine syrup for 6-week therapy. Okay, understand, sometime examiner ask question on the HIV prophylaxis. This is very important. Why it is important? Because HIV is a burden, और examiner हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है रेगुलरली इनके कांटेक्ट में आते रहते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है. ओके, देन जस्ट लुक ऑन द अदर केसेस लाइक निमोसिस्टिस जिरवोसाई निमोनिया. सो इन दैट केस the prophylaxis treatment is cotrimoxazole. Okay, this is the drug of choice as a prophylaxis treatment. Then in the case of meningococcal meningitis, what are the drugs which are giving as a prophylaxis treatment? So drug is rifampin, ciprofloxacin or ceftriaxone. These are the prophylaxis drug of choice. Then if you are talking about the gonorrhea or syphilis, in the case of gonorrhea or syphilis, after treatment sometimes what happens, there is a reoccurrence of these disease. So in that case ampicillin or ceftriaxone are given by the doctors as a prophylaxis treatment. Then I am taking the example of genital herpes simplex. Okay, recurrence cases of genital herpes simplex. Okay, sometime what happen, once a patient is taking treatment and there is a successful treatment of genital herpes simplex, but after some time again same infection causing the disease. Okay, so in that case acyclovir is the drug of choice. Acyclovir is the drug of choice as a prophylaxis treatment because there is a high possibility of infection again and again. Then I am talking about the malaria. Malaria के केस में क्या होगा, sometime like people from the WHO or people from the NGO are traveling to those area like Africa or Asian country where malaria cases are high. So in that case these people are taking a drug as a prophylaxis.
ओके, सो ड्रग ऑफ चॉइस इज मैफ्लोक्विन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। यहाँ पर याद रखिए, एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी बार एमसीक्यू बन चुका है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। देन इन द केस ऑफ स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू में क्या होगा, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है जो किसके संपर्क में आया हुआ है, स्वाइन फ्लू के पेशेंट के संपर्क में आया हुआ है, तो उस केस में क्या हो सकता है, ओसेल्टामिविर इज ए प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट। और याद रखिए, ओसेल्टामिविर इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल। सो यहाँ पर ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस सेम है। क्लियर एवरीवन? Then whooping cough. So in the case of whooping cough, their prophylaxis treatment is erythromycin or azithromycin. Okay. And case of plague, in the case of plague, we are giving doxycycline as a prophylaxis treatment. Okay everyone. So यहाँ पर याद रखिए, आप लोगों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन क्यों बनता है। जनरली एग्जामिनर क्या सोचता है कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछ रहे हैं, लाइक मेडिकल पर्सन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आने वाले टाइम में अपनी सर्विस देंगे। ओके, सो यहाँ पर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको एटलीस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। जैसे कि कोरोना के केस में भी हम लोगों ने काफ़ी सारी मेडिसिन ली। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर भी इसीलिए प्रोफाइलैक्सिस का ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट केस, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन विद हाई रिस्क सिचुएशन। ओके, सो व्हाट इज अ हाई रिस्क सिचुएशन? हाई रिस्क सिचुएशन क्या है, उस केस में हम किस तरह से प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट लेंगे। तो याद रखें, यहाँ पर क्या होगा, हाई रिस्क सिचुएशन में दोनों केसेस हो सकते हैं, प्रोफाइलैक्सिस बेनिफिशियल और प्रोफाइलैक्सिस इज डाउटफुल। दोनों ही चीज़ों के एग्जांपल हमें मिल सकते हैं। सो आई एम गिविंग द एग्जांपल लाइक डेंटल एक्सट्रैक्शन, टॉन्सिलेक्टोमी और एंडोस्कोपीज। ओके, सो जनरली डेंटल एक्सट्रैक्शन, टॉन्सिलेक्टोमी और एंडोस्कोपी काफ़ी की जाती हैं, रूट कैनाल थेरेपी की जाती है। ओके, सो इन दैट केस देयर इज अ लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। बट इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वल्वर डिफेक्ट्स, अगर पेशेंट किससे डिफेक्टेड हो, पेशेंट किससे अफेक्टेड हो, वल्वर डिफेक्ट से अफेक्टेड हो, तो उस केस में पेशेंट के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड इन दैट केस एमोक्सिसिलिन और क्लिंडामाइसिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस एज अ प्रोफाइलैक्सिस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्लिनिकल सेटअप ऑफ द पेशेंट। ओके, देन कैथेटराइजेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। सो कैथेटराइजेशन किया हो पेशेंट का या इंस्ट्रूमेंटेशन किया हो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन में, तो उस केस में भी पेशेंट को क्या हो सकता है, काफ़ी सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इन दैट केस फॉर द प्रिवेंशन डॉक्टर्स आर गिविंग कोट्राइमोक्साजोल और नॉरफ्लोक्सासिन एज अ प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी। देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का केस है, तो उस केस में क्या होगा, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाएंगी। और द केस ऑफ कीमोथेरेपी का केस हो या फिर क्या हो, न्यूट्रोपेनिक पेशेंट हो, तो इन सब केसेस में क्या होगा, पेशेंट की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है, तो अब क्या हो सकता है, पेशेंट को दूसरे काफ़ी सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर सेप्टिसीमिया हो सकता है। तो इन दोनों ही केस में क्या किया जाएगा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेप्टिसीमिया और आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज पेनिसिलिन जी और सिफेलोस्पोरिन। यहाँ पर प्रोफाइलैक्सिस के लिए देंगे पेनिसिलिन जी और सिफेलोस्पोरिन और aminoglycoside according to the need of the patient. Some patient required aminoglycoside and some patient do not require aminoglycoside or fluoroquinolones. Okay, so these are the example where prophylaxis is beneficial, but I am giving one more example where prophylaxis is doubtful. So the example is COPD or bronchitis. COPD means chronic obstructive pulmonary disease. So in that case, amoxicillin, ciprofloxacin and doxycycline are given as a prophylaxis treatment, but this treatment is doubtful. Okay everyone, so now we are going to discuss about the prevention of infection in general cases. Okay everyone, now just understand the next condition, prevention of infection in general. So in this case, prophylaxis treatment is not beneficial. Okay, why it is not beneficial, I am discussing the conditions. Okay, so in first case, neonates after prolonged or instrumental delivery, in this case doctors are giving what, some kind of antibiotic to the neonates for prophylaxis prevention of the infection, but this is also a hazardous one. Okay,
and to prevent postpartum infection in mother after normal delivery. ओके, सो क्या होगा नॉर्मल डिलीवरी के बाद में जो है डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ केसेस में प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो ज़्यादातर केस में क्या है वो बेनिफिशियल नहीं है और उसकी वजह से क्या हो सकता है रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकता है कुछ एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में. ओके, इन सम वायरल अपर respiratory tract infection, in some viral upper respiratory tract infection, doctors are giving what, some of antibacterial drug. Okay, so in this case this is also not beneficial for the treatment. Okay, and to prevent infection to those patients who are on the respirators. ओके, सो अभी आप लोगों ने देखा कोरोना के केस में काफ़ी सारे पेशेंट जो है रेस्पिरेटर्स पर थे. ओके, and in some ICU patient they are also on the respirator in the other disease condition. In that case doctors are giving some prophylaxis treatment. जैसे अभी बहुत सारे केसेस आपने देखे कि कोरोना के केस में ब्लैक फंगस हुआ. ओके, तो बहुत सारे पेशेंट को ब्लैक फंगस नहीं हुआ, फिर भी उन लोगों को अगर प्रिवेंशन के लिए ड्रग दी गई तो उससे और पेशेंट को क्या हुआ होगा, काफ़ी सारे एडवर्स इवेंट देखने पड़े होंगे. ओके, सो कहीं ना कहीं बहुत सारी केसेस ऐसे होते हैं जहां पर प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक की थेरेपी देना बेनिफिशियल नहीं है. इट मे बी हैजार्डस हो सकती है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉज सुपर इन्फेक्शन चांसेस, सुपर इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं. एज वेल एज प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट अगर हम देते रहेंगे तो उस केस में रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो इन्फेक्शन बाय रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन बढ़ जाएगा. ओके, और उस केस में फिर हमें स्पेसिफिक एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ेगी. ओके, सो रिमेंबर वन पॉइंट, प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट इज नॉट बेनिफिशियल ऑल टाइम. It is not beneficial for all the patient and not beneficial in all the condition. So it depends beneficial on condition to condition. Okay, I hope you people are able to understand whole this point about the prophylaxis treatment. Here I discuss some MCQ with you guys. So solve these MCQ and give the answer in comment box. अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए. जय भारत, जय हिंद. Now discussing the question number 1, drug of choice of prophylaxis treatment for suspected contact of tuberculosis is A. Isoniazid, B. Chloramphenicol, C. Ciprofloxacin, D. All are correct. Question number 2, prophylaxis treatment of malaria for a person who is traveling to African continent where chances of spreading malaria is high. A. Mefloquine, B. Doxycycline, C. Chloramphenicol, D. A and B. Question number 3, the offspring of HIV positive pregnant women can be protected by treating the woman with A. Tenofovir plus lamivudine plus efavirenz, B. Tenofovir plus M-tricytabine plus minus lopinavir, C. Remdesivir, D. None of these. Question number 4, prophylaxis treatment of dengue is A. Gentamicin, B. Doxycycline, C. Chloramphenicol, D. Ciprofloxacin. Question number 5, true about prophylaxis treatment. A. It is always beneficial. B. Sometime it is beneficial and sometime doubtful. C. For selected organisms it is non-beneficial. D. All are correct. So I already discussed answer of all of these questions in my lecture. If you have any doubt then go through with the lecture again and answer in comment box.